नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात हम करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर आज कुछ रिकवरी देखने को मिली है। आपको याद दिला दें कि सोमवार को 11 महीने के लोज पर हमने यहां पर कच्चे तेल में कारोबार होते हुए देखा था, लेकिन वहां से एक रिकवरी है नवंबर के महीने के लिए। लेकिन 7 से 10% की गिरावट WTI और ब्रेंट दोनों में फिलहाल दर्ज की गई है। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर चमक लौटती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि इस साल का बेहतरीन महीना अब तक नवंबर है, जहां पर सोने में करीबन 7% का इजाफा, तो चांदी में 11% की चमक के साथ नवंबर का महीना यहां पर बंद हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कमोडिटी ब्रोकर्स पर सेबी की सख्ती अब फाइनली हमें यहां पर देखने को मिली है। 5 ब्रोकरेजेस के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट से यहां पर कुछ कर्ब्स हैं, बताएंगे आपको। साथ जुड़े हैं हमारे धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, साथ ही साथ CPI के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा हमारे साथ हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सेंको गोल्ड के डायरेक्टर एंड CEO शुभंकर सेन, जो बताएंगे कि सोने पर किस तरह का कारोबार फिलहाल हो रहा है और आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन शादियों के सीजन में। लेकिन सबसे पहले कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने NSCL घोटाले के मामले में कड़ा एक्शन लिया है। फाइनली ये ब्रोकरेजेस पर आता हुआ नजर आया है और रेगुलेटर ने 5 बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स पर 3 से 6 महीने तक यहां पर बैन लगा दिया है। मिस्टर वाधवा, आपसे ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ ये जो सेबी का जो नोटिफिकेशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इंपैक्ट इस सर्कुलर का ब्रोकर्स पे आ सकता है? आपकी ब्रोकर्स के साथ फिलहाल अभी तक यहां पर क्या बातचीत है? नमस्कार मनीषा जी। ये NSCL को लेकर जो हमारा 2009 और 13 के अंदर जो NSCL नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के जो कारोबार था, उसके ऊपर ये जजमेंट है। इसमें 5 मेंबर्स को जिनका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उन्होंने सेबी ने इनको बार करा था, जिसमें ये ब्रोकर सेट पे गए थे और सेट ने ये दोबारा सेबी को भेजा कि इसमें दोबारा इन्वेस्टिगेट या प्रोसीडिंग करी जाए और फिर फाइनल ऑर्डर आया जाए। तो इसका ये फाइनल ऑर्डर आया है। मेरा ये मानना है, क्योंकि इसमें जो मेजर इशू था वो ये था कि फिट एंड प्रॉपर जो है मेंबर है कि नहीं है, उसके ऊपर सवाल था, और उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए कि ना दिया जाए, तो उसके ऊपर डिसीजन है। मेरा मानना है कि जो हमने अप्रोच करा था सेबी को बार बार, कि ये जो प्रॉब्लम थी ये थी कि प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे वो एक एक्सचेंज से आ रहे थे, और सारे मेंबर्स ने एज्यूम करा कि ये क्योंकि एक्सचेंज लेवल से आ रहे हैं तो ये सारे ठीक होंगे। पेयर कॉन्ट्रैक्ट और जो टेक्निकल बातें हुई वो बाद में हुई, तो इसमें ज्यादा रोल मेंबर्स का नहीं था, तो उस पे सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए। और मेरे को लगता है ये ऑर्डर भी जो है जिसमें इनको बार किया गया है कि ये 3 महीने तक इनका रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा, और जब तक ये FIR का अगर डिस्पोजल जो भी पहले हो डेट से, तो उस पे ऑर्डर दिया जाए, तो ये कहीं मैं उसको रिलीफ ही मानता हूँ रादर देन ए पेनल्टी ऑन द मेंबर्स। पॉइंट टेकन। तो अब यहाँ से मिस्टर वाधवा, अगले 3 से 6 महीने के लिए जो ये डिफरेंट नाम जो यहाँ पर आए हैं, कैसे आप देखते हैं फिर कमोडिटी बाजार में कारोबार होता हुआ? क्योंकि ये बड़े नाम हैं, बड़े ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं हो पाएगा। समय की सीमा खत्म होने के बाद री रजिस्टर इनको यहाँ पर करना होगा। नहीं, वो एक इशू है, क्योंकि टेक्निकली इनका जो नया रजिस्ट्रेशन था उसको बंद किया गया है। इनके दूसरे आउटफिट्स हैं, उसके अंदर काम तो जैसे चल ही रहा है उनका, तो ये रजिस्ट्रेशन को लेकर था, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑर्डर है रादर देन उनकी कंटिन्यूटी के ऊपर। मेरे को लगता है ये इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। जब ये चीजें यहाँ पर चल रही थी तो बिजनेसेस यहाँ पर कोलैबोरेट कर दिए गए थे, एक नाम के अंदर कर दिए गए थे। तो आप कहेंगे कि ऑन ग्राउंड बिजनेस वॉल्यूम्स या जो कमोडिटी में फिलहाल काम है, आप कहेंगे उसके ऊपर कोई असर फिलहाल नहीं पड़ता हुआ दिखता? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह की ट्रेडिंग सिनेरियो अब नहीं हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, जिस तरह से जिस तरह से ये जो सेबी का भी यहाँ पर ऑर्डर आया है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आप क्लियरली इन ब्रोकरेजेस के साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सेबी के साथ इन कॉन्वर्सेशन में है, आगे अब यहाँ पर हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये SCN जो एडिशनल SCN थे, सप्लीमेंट्री SCN, जी। ये सिर्फ ये 5 मेंबर्स को नहीं करे इशू, बाकी मेंबर्स में इशू करे गए हैं। ओके। तो हमारे को ये देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन से लेकर इशू था जो कि सेटल हुआ है इस ऑर्डर के माध्यम से। बाकी जो ब्रोकर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट उनको भी SCN इशू करे हुए हैं,
शो कॉज नोटिसेस, तो उसमें क्या जजमेंट आएगी, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उनका ब्रोकर्स का ज्यादा रोल नहीं था इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम द एक्सचेंज इटसेल्फ। तो ये वाले ऑर्डर को बेसिकली इज ए टेक्निकल पेनल्टी एंड फॉर नॉट रजिस्टरिंग देम फॉर 3 months, एंड मेंबर्स कैन लिव विद इट बेसिकली, जिनके अगेंस्ट आया है। ऑलराइट, एंड सिंस आप हमारे साथ हैं मिस्टर वाधवा, और वो दिसंबर की जो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ बैंड हुई हैं, वो डेडलाइन भी हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। वी डू अंडरस्टैंड कि काफ़ी कॉन्वर्सेशन विद इन सीडैक कमेटी, आउटसाइड इट ऑल्सो, मिनिस्ट्री के लेवल पर भी कुछ होती हुई नजर आई है, लेकिन कोई बहुत ठोस कॉन्क्रीट स्टेप या डिस्कशन या आउटलाइन उसमें से हमने आते हुए नहीं देखी। देखिए, लास्ट वीक एफएम की मीटिंग थी स्टेक होल्डर्स की, मैं भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल एंड कमोडिटीज मार्केट को फ्रॉम सीपीआई साइड, और मैंने ये एफएम की डिस्कशन में 1-to-1 डिस्कशन थी, वहां पर ये वाला मुद्दा लिया था कि पूरी मार्केट जो बनी है उसका पर्पस फॉरफिट होगा अगर ये हम जो बैंक कमोडिटीज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस ना करें। तो दे आर टेकिंग इट वेरी सिंपैथेटिकली, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इसके अंदर नई कुछ कमोडिटी जरूर रीइंट्रोड्यूस होंगी इस मार्केट में। ऑलराइट, और कुछ एनी क्लैरिटी की कौन सी वो हो सकती हैं, कोई नई कमोडिटीज, पुरानी कमोडिटीज, या अभी ये बहुत ही ऑन द सरफेस वाला कॉन्वर्सेशन है? हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ा है कि जहां पर एमएसपी से नीचे रेट आए हुए हैं या जो इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है जिसका इम्पैक्ट, तो वो सारी कमोडिटीज को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो उसका ऑफकोर्स यहाँ पर इंतजार रहेगा। 15-20 दिन की बात है, क्योंकि 21 दिसंबर 2021 को यहाँ पर कमोडिटीज बैन हुई थी, 1 साल के लिए कहा गया था, और कल से दिसंबर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई नोटिफिकेशन है, कुछ शुरुआत यहाँ पर है, तो बाजार यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हमें आने वाले 10-12 दिन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। रुपेश, आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी में फिलहाल यहाँ पर फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में हेजिंग करने का मौका नहीं है। जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आई है, जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आते हुए देखी है, ज्यादातर दालों के भाव तो यहाँ पर एमएसपी के नीचे हैं ही, और बाकी कमोडिटी के प्राइसेस भी यहाँ पर अपने हाई से काफी गिर चुके हैं। डेफिनेटली कमोडिटीज बैन करना इज नॉट द ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए, मतलब क्यों बैन कर रहे हैं वो भी एक क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर जो भी कमोडिटीज बैन की है, बिकॉज लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी, जो सोयाबीन का भाव जो बढ़ आ रही है मंथली बेसिस पे 400 to 500 रुपीज की तेजी मंदी आ रही है इतने बड़े क्रॉप में। तो इंडियन मिलर, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स कैसे हेज करेंगे, वो भी एक मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो मतलब बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, मतलब पर्टिकुलरली सोयाबीन, आरएसओ, सीपीओ जो मेन कमोडिटीज है उसके लिए तो गवर्नमेंट को सोच करना ही चाहिए और इमीडिएट इम्पैक्ट लेनी चाहिए। चना का भाव देखें तो 500 रुपया नीचे चल रहा है अभी, 500 to 600 रुपीज एमएसपी लेवल से नीचे चल रहा है। वो बैन क्यों किया था वो भी एक क्वेश्चन है। अभी बैन वापिस इमीडिएट इफेक्ट से एटलीस्ट चना का, तो चना है, व्हीट है, राइस है, जो एमएसपी लेवल के पार चल रही है, नीचे चल रही है, उसको तो इमीडिएट इफेक्ट से गवर्नमेंट को चालू करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, और काफ़ी एसोसिएशंस ने रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ की तरफ से यहाँ पर गए हैं, कमोडिटीज़ की तरफ से भी, कि इसे फिर से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कहा गया कि बहुत देर नहीं रह गई है, डेडलाइन यहाँ पर काफ़ी करीब है, तो सरकार यहाँ पर कोई स्टेप लेती हुई शायद नजर आएगी। बहुत शुक्रिया मिस्टर वाधवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कारोबार की, लेकिन अब प्राइसेस पे नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रीबाउंड बनता हुआ नजर आया है। 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार, और जो मंडे को 11 महीने के लोज हमने बनाए थे, वहां से पिछले 2 दिनों में ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। जय, कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, और आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, प्राइमरी जो रीजंस थे, चाइना में यहाँ पे फिर से कोविड का रिसर्जेंस, वो एक फैक्टर था जिसके कारण ये लग रहा था कि फिर से यहाँ पे लॉकडाउन, स्लो डाउन वाली चीजें आ जाएंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे विंटर डिमांड निकल के आने हैं, और अभी भी जो अनसर्टेनिटी है रशिया यूक्रेन को लेके वो बरकरार है। तो कुल मिला के भाव में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं नजर आ रहा है। आज एक्सपेक्टेड है कि इन्वेंट्री भी यहाँ पे उसमें भी ड्रॉ डाउन रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एंट्री किया जा सकता है विद टारगेट ऑफ 6650 विद स्टॉप लॉस ऑफ 6350, और थोड़ा सा यहाँ पे जो भी ट्रेड को इनिशिएट करे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि न्यूज ड्रिवन यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
जय, इसी के साथ अगर इस हफ्ते की बात करें या फिर नवंबर के महीने की बात करें जिसका कि आखिरी दिन है आज, यहाँ पर मेटल्स में जोरदार शानदार तेजी देखने को मिली है। कॉपर के लिए तो नवंबर का महीना इस साल में सबसे बेहतरीन रहा, 8% की तेजी के साथ। जिंक एल्यूमिनियम में भी 7 से 8% की बढ़त है। मेटल्स में अगर हम फेरस देखें तो स्टील करीबन 6% ऊपर है, आयरन ओर में 25% की बढ़त देखने को मिली है। तो कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जहां पर गिरावट के साथ नवंबर में कारोबार हुआ है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल पैक? आगे जाके क्या क्यूज वॉच करेंगे और यहाँ पर कोई फेवरेट टॉप ट्रेड आप देखेंगे? देखिए मनीषा, अब इन्फ्लेशन का ईज आउट होना और फेड के तरफ से इंडिकेशन कि अब हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट इतने स्टीप या 75 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़े, ये दो प्राइमरली ट्रिगर थे जिन्होंने सपोर्ट किया इंटायरली बेस मेटल पैक को। आगे चल के भी मुझे लगता है बेस मेटल डिमांड में रिवाइवल देखने को मिलेगा और प्राइसेस यहाँ से और अपसाइड में देखने को मिल सकता है। कॉपर आउट ऑफ द होल पैक मुझे अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे अराउंड 790-800 का लेवल देखने को मिल जाए। एक यहाँ पे घरेलू मार्केट में थोड़ा प्रेशर बन सकता है रुपी के में अप्रिसिएशन के कारण, तो हो सकता है यहाँ पे 650-645 का लेवल एक बार के लिए देखने को मिले। दैट शुड बी अ वेरी गुड पॉइंट टू बाई फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओवरऑल एंटायर बेस मेटल पैक में मुझे अभी भी यहाँ पे बहुत तेजी नजर आ रहा है, तो सिलेक्टिवली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। यानी कि बढ़त यहाँ पर जारी रह सकती है, दिसंबर का महीना और पॉजिटिव रह सकता है, स्पेशली जिस तरह से चाइना ने यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, स्टिमुलस से लेकर इंजेक्शन, आरआरआर यहाँ पर कम करना और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर ईज की जा रही हैं। तो उन सब का फायदा यहाँ पर मेटल्स को आगे भी मिलेगा। ब्रेक में जाने से पहले रुपेश आपसे एग्री पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कल गुआर में अच्छी खासी तेजी थी, अपर सर्किट हमने लगता हुआ देखा था। मुनाफा वसूली यहाँ पर वाजिब है, लेकिन इन स्तरों पर क्या करने की राय? डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल कमोडिटी हो गई है। उसकी मतलब जो चाल है पहले से ही पिछले 15 साल से दिख रहे हैं सब लोग, गवार सीट अनप्रिडिक्टेबल है। इस टाइम वापस अनप्रिडिक्टेबल दिखा दिया इन्होंने। जो ऊपर की सर्किट थी सब लोग को लगी तेजी है तो नीचे की मार दी, नीचे के जाने के बाद में सबको लगा अभी 5500 5300 का लेवल आएगा, लेकिन अगेन 6% की कल तेजी दिखी है। इस टाइम अगर मेन ऑपरेटर अगर मुझे बोला जाए तो फार्मर्स है। they are really holding the agriculture commodities का पूरा बास्केट उनके हाथ में चला गया है। कॉटन देखो, सोयाबीन देखो, गवार सीड देखो, 6000 के नीचे कोई भी फार्मर्स को माल गवार सीड का माल बेचने में कोई भी इन सबसे इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट भाव नीचे जाने के बाद में अराइवल्स कम हो गई एंड अगेन कल 6% की सर्किट दिखी। तो मुझे ऐसा लग रहा है टोटल कंट्रोल फार्मर्स के हाथ में है। अभी पहले के उसमें देखते थे हम लोग कि डिमांड सप्लाई एसएनडी पे पूरा तेजी मंदी का खेला होता था, लेकिन अभी फार्मर्स पे सबकी नजर चली गई है। वो बिकवाली कब करते हैं, कैसे करते हो, कहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर आगे की तेजी मंदी निर्भरित रहेगी, ऐसा लग रहा है। ऑल राइट जी हाँ, अगर स्टॉकिस्ट या ट्रेडर्स करें तो बुरी बात है, लेकिन अगर किसान करें तो ठीक है, क्योंकि उनकी फाइनल इनकम यहाँ पर आती है। लेकिन काफी हद तक यही हाल कॉटन का भी है, आप कहेंगे रुपेश? यस, क्रॉप 360 लाख के आसपास बता रहे हैं, जो लास्ट ईयर से 15 to 20% ज्यादा है। डिस्पाइट ऑफ दैट अभी भी 1,10,000 1,20,000 बेल्स की अराइवल्स हो रही है, जो जनरली ये टाइम पे कम क्रॉप में भी 2 लाख बेल्स के आसपास की अराइवल्स होती थी। तो स्टिल द अराइवल्स आर लेस बाय 30 to 40%। फार्मर्स को नीचे भाव में बेचने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ऊपर आएगा इस 15 दिसंबर के बाद में, गुजरात इलेक्शन खत्म होने के बाद में, बिकॉज गुजरात 30 to 40% का क्रॉप कवर करता है इंडिया का। तो एक बार मुझे लग रहा है 5 दिसंबर के बाद में अराइवल्स का प्रेशर बढ़ना चाहिए। ऑल डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स, आगे जाके उनका मूड कैसे बनता है, कहाँ पे बेचते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत सालों के बाद रुपेश हम ये लाइन यूज कर रहे हैं कि किसानों का कैसा मूड बनता है उसके हिसाब से यहाँ पर बाजार जाएगा, बट काफी क्लियरली सेड। जी हाँ, एक तो वो चीज और दूसरा गुजरात इलेक्शन, तो यानी कि मेजर एक्शन अब यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद। रुपेश बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर बात भी करने के लिए। जब लौटेंगे तो नजर यहाँ पर डालेंगे सोने चांदी के प्राइसेस पे, बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है और शादियों के सीजन में ज्वेलरी की मांग, बाजार के सेंटिमेंट पे खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सेंकन गोल्ड के डायरेक्टर एंड सीईओ शुभंकर सेन। शुभंकर हाय, आपका स्वागत है शो में। शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप ज्वेलरी डिमांड को फिलहाल अब कैसा आता हुआ देखते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 महीना यहाँ पर शादियों के सीजन में बिता चुके हैं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि स्टोर्स में जिन लोगों की जनवरी फरवरी में शादी है, वो लोग विजिट कर रहे हैं, डिजाइन्स देख रहे हैं, खरीदने के उम्मीद पे आई थिंक अभी प्लानिंग स्टेज में है। गोल्ड का प्राइस थोड़ा जो भी लेवल में आ रहा है, आई थिंक कंज्यूमर्स समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा प्राइस है
कि प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड दे आर वेटिंग टिल द लास्ट मिनट। एडवांस बुकिंग, डिजाइन सिलेक्शन, ये सारा चीज चल रहे हैं। मेरा यही ख्याल है कि दिसंबर जब आ जाएगा एंड वी आर क्लोजर टू द वेडिंग डेट्स, तब अपना सेल्स का पिकअप हो जाएगा। अभी मोर ऑफ प्लानिंग स्टेज में चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों का नवंबर दिसंबर में वेडिंग्स थे, उन लोगों का ऑलरेडी धनतेरस में उन लोगों का बाइंग हो गया है। सो अभी जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जैन फेब का शादी के कस्टमर्स अभी आ रहे हैं, और वो लोग अभी सब डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। आप पिछले एक महीने की अगर बात करें शुभंकर, तो हमने सोने के भावों में यहाँ पर 7 से 8% की बढ़त आते हुए देखी है। क्या ज्वेलरी की खरीदारी पर उसका असर है? इसीलिए जो हम लोग कंज्यूमर के तौर पे देख रहे हैं कि वो लोग खरीदना तो है, सिलेक्शन कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग अ वेट एंड वॉच कि चलो और 7 दिन 10 दिन 15 दिन देख लेते हैं, एंड अगर प्राइस में थोड़े बहुत कुछ अगर करेक्शन आ जाता है तो हम लोग पूरा खरीद लेंगे। सो दिस इज द ग्राउंड लेवल कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट एक चीज तो बहुत क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर्स का फुटफॉल्स और फ्लो है, बट शादीज के फोकस करते हुए ही है। और बहुत लोगों का जिन लोगों का अभी एनिवर्सरीज है, जो पहले शादीज भी किए हैं, वो लोग सब अभी एक्सप्लोरेशन और सिलेक्शन स्टेज में है। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दिसंबर में जब क्लोजर टू द एक्चुअल डेट आएगा, सब लोग खरीदने के लिए एकदम कूद पड़ेंगे। ओवरऑल आप इस बार ज्वेलरी की डिमांड कैसी बनता हुआ देखते हैं पिछले साल के कंपैरिजन, और प्री कोविड लेवल से भी इस वक्त किस तरह के नंबर्स रैकअप होते हैं? देखिए, हिस्टोरिकली प्री कोविड लेवल्स के जो लेवल्स है, वो एज एन इंडस्ट्री सब लोग रीच कर गए। सो अभी और प्री कोविड, पोस्ट कोविड, एक्चुअली कोविड के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। लोगों का खरीदने का जो टेंडेंसी था वो ऊपर ही था। सो इवन इन द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक वाला जो ईयर था, उसमें इंडस्ट्री ग्रोथ ही देखे। सो दैट वाज द गुड साइन। एंड वो उसके ऊपर भी आज के दिन अगर हम लोग देखें हिस्टोरिकली, ये जो लास्ट 2-3 साल का जो ग्रोथ ट्रेंड्स है, उस हिसाब से अभी जरूर लास्ट ईयर से वो ग्रोथ परसेंटेज बहुत अच्छा दिख रहा था, बिकॉज द बेस वाज लोअर। इस साल भी अगर ईयर टू ईयर देखा जाए तो वी आर एट 15% काइंड ऑफ एन इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर। सो वो ग्रोथ लेवल में ही चल रहा है इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो इंडस्ट्री ग्रोथ लेवल पे ही चल रही है प्री कोविड के ऊपर, और पिछले साल के कंपैरिजन में भी करीबन 14% 15% की तेजी ज्वेलरी की मांग में देखने को इस साल भी मिल सकती है। मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली जय, खरीदारी सोने में अभी भी यहाँ पर कायम है, क्योंकि बाजार को लगता है कि इवन एज इतनी तेजी हम देख चुके हैं, इसके आगे और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जी मनीषा, देखिए मैं पहले भी आपके शो पे कह चुका हूँ कि मैं गोल्ड पे काफी बुलिश हूँ, स्पेशली बुलियन पैक पे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में यहाँ पे आगे भी तेजी जारी रहेगी ऐसा लग रहा है। इंडिकेशंस काफी सारे हैं, फंडामेंटल्स यहाँ पे अभी भी मजबूत है। इन्फ्लेशन में कमी, यहाँ पे अगर नेक्स्ट फेड मीटिंग में अगर रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रहता है तो एक गोल्ड को बहुत बड़ा टेलविंड मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप सिल्वर में भी देखें तो जिस हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आ रही है, सिल्वर ETF लॉन्च हो रहे हैं अक्रॉस AMCs, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आगे चल के यहाँ पे डिमांड और बढ़ के आना है। मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ करंट लेवल से आई थिंक 5 से 7% का और अपसाइड देखने को मिल सकता है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों। ऑलराइट, यानी कि ये साल खत्म हो उससे पहले यहाँ पर और तेजी की एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली जैसे जय ने कहा सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर साल खत्म होने से पहले US फेड की मीटिंग है, जो कि 14 दिसंबर को है। बहुत शुक्रिया जय साथ जुड़ने के लिए। तो वो तमाम खबरें ऑफकोर्स कमोडिटी मार्केट से आती हुई, लेकिन ब्रेक के बाद सुमित यहाँ पर ऑलरेडी तैयार हैं इक्विटी के पूरे एक्शन के साथ। हाँ, आज थोड़ा बेटर साइड पे आपको इंडेक्स दिखाई पड़ेगा, एटलीस्ट स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग है। थोड़ा बहुत मूव मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिला है। नए हाई का सिलसिला तो हम लगातार बना ही रहे हैं, तो इस बारी गोल्ड नहीं, इस बारी बाजार की बारी है जो कि नए ऊपरी स्तर बना रहा है। उस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार। हमारे साथ राजेश पागा मौजूद होंगे, खास तौर से हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से इक्विटी मार्केट को वो सो फार लीड कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार।